हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं मिथिलेश आपके अपने परिवार CNX एकेडमी में आपका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हमारा यह यूपी टेट का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, जिसमें आज हमारा सीरीज नंबर 7 है। तो हम आज 7वां प्रैक्टिस सेट करेंगे यूपी टेट का। दोस्तों, इसमें टोटल 150 क्वेश्चन 150 नंबर के आते हैं, जिसमें CDP 30 क्वेश्चन आते हैं। तो हम लोग आज CDP का अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, चिंतन सामग्री है। ए पदार्थ, बी प्रतिमा, सी संप्रत्यय, डी उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। दोस्तों, चिंतन सामग्री जो होती है उसमें क्या क्या आता है। पहला पदार्थ, दूसरा प्रतिमा, तीसरा संप्रत्यय, चौथा संकेत तथा प्रतीक। इतने जो होते हैं हमारे चिंतन सामग्री में आते हैं। टोटल कितने हो गए हमारे? 5। ठीक है। पहला पदार्थ, दूसरा प्रतिमा, तीसरा संप्रत्यय, तीसरा संकेत, चौथा प्रतीक, पांचवा संप्रत्यय। तो दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक अंतरक्रिया के आधार पर व्यक्तित्व का विभाजन किया। ऑप्शन ए प्रेमचंद ने, ऑप्शन बी युंग ने, ऑप्शन सी स्प्रेंजर ने, ऑप्शन डी भारतीय दर्शन। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर आप लोग बताएं क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। और फर्स्ट का जो था दोस्तों, इसका उपर्युक्त सभी था। ठीक, तो आइए आगे बढ़ते हैं। व्यक्तित्व का मुख्य विभाजन का आधार जो होता है तथा संबंधित मनोवैज्ञानिक क्रिया, पहला जो होता है शारीरिक रचना के आधार पर, दूसरा सामाजिक अंतरक्रिया के आधार पर, तीसरा होता है मूल्य के आधार पर। तो जो सामाजिक रचना के आधार पर है वो क्या है? क्रेमचर, जिन्होंने 1925 में दिया था। दूसरा सेल्डन, जो वर्ष 1942 में आया था। सामाजिक अंतरक्रिया के आधार पर वो कौन है? यूंग है। मूल्यों के आधार पर स्प्रेंजर हैं। तो दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विभिन्न प्रकार के व्यवहारों को सीखने के लिए प्रभावी अधिगम में आवश्यक तत्व हैं। ऑप्शन ए अवलोकन, ऑप्शन बी अनुकरण, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभिवृत्ति होती है। ऑप्शन ए अर्जित, ऑप्शन बी अनुभव जन्य, ऑप्शन सी वातावरण से प्रभावित, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा यह क्वेश्चन है, शैक्षिक रुचि प्रपत्र, जिसे हम इंग्लिश में एजुकेशनल इंटरेस्ट फॉर्म के नाम से जानते हैं, इसका निर्माण किसने किया था? जो शैक्षिक रुचि प्रपत्र है, इसका निर्माण किसने किया? ऑप्शन ए स्ट्रॉन्ग, ऑप्शन बी हुड, ऑप्शन सी एस चटर्जी, ऑप्शन डी SP कुलश्रेष्ठ। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि है SP कुलश्रेष्ठ। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसका जो प्रयोग हम करते हैं शैक्षिक रुचि प्रपत्र की, जिसे हम इंग्लिश में एजुकेशनल इंटरेस्ट फॉर्म बोलते हैं, तो मतलब इसका प्रयोग हम लोग जो करते हैं रुचि मापन के लिए करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभिप्रेरक व्यक्ति के अंदर वे दैहिक
तथा मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो उसे एक निश्चित ढंग से कार्य करने के लिए प्रवृत्त करती हैं। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए ब्लेयर, ऑप्शन बी जोन्स, ऑप्शन सी सिम्पसन, ऑप्शन डी मैकडूगल। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मैकडूगल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक बालक श्रवण दोष से ग्रसित है, इस दोष के कारण हो सकते हैं, मतलब कोई बच्चा है जो श्रवण दोष से ग्रसित है तो उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? ऑप्शन ए वंशानुक्रम, ऑप्शन बी समय से पूर्व जन्म, ऑप्शन सी मस्तिष्क की नाड़ियों में सूजन, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों आप लोग इसका करेक्ट आंसर बताएं, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक ने सृजनशील बालक के 84 गुण बताए हैं? ऑप्शन ए टोरेंस, ऑप्शन बी वेरोन, ऑप्शन सी जैक्सन, ऑप्शन डी गेटजल। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टोरेंस। टोरेंस इसका करेक्ट आंसर होगा। टोरेंस ने जो बताया दोस्तों, टोटल 84 गुण होते हैं सृजनशील बालक के। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह प्रीवियस ईयर पिछले वाले जो हमने प्रैक्टिस सेट कराया था इसमें भी पूछा गया था। तो आप टोरेंस से एक क्वेश्चन जरूर आता है दोस्त, तो आप लोग इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ें, इस पर आप लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लीजिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक ने शारीरिक लक्षणों को बुद्धिमत्ता का आधार बताया था? ऑप्शन ए लेवेटर, ऑप्शन बी विलियम वुंट, ऑप्शन सी किरण ब्रुक, ऑप्शन डी मेनांडर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए लेवेटर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे। पियाजे भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग कृपया मोस्ट इंपॉर्टेंट मान लीजिए और यह हमेशा एक क्वेश्चन यहाँ से आता ही आता है। पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास की अवस्थाओं में सबसे जटिल मानसिक संक्रिया अवस्था है। ऑप्शन ए संवेदी गामक अवस्था, ऑप्शन बी संपूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन डी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था इसका करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों इसको हमने पिछले वीडियो में याद कराया था शॉर्ट फॉर्म में, SPCF। एस से सेंसरी मोटर, पी से प्री ऑपरेशनल स्टेज, सी से कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज जिसको हम मूर्त संक्रियात्मक अवस्था बोलते हैं, एफ से फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जिसको हम औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बोलते हैं। सरल से इसका जो जटिल क्रम है तो वो दोस्तों है SPCF। एस से सेंसरी मोटर जिसको संवेदी गामक बोलते हैं, पी से जो होता है प्री ऑपरेशनल स्टेज जिसको पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बोलते हैं, सी से कंक्रीट ऑपरेशनल मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, एफ से फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं। तो दोस्तों आप लोग इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट मान लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दृश्य प्रतिमा की अवस्था होती है, ऑप्शन ए जन्म से 18 माह तक, ऑप्शन बी 18 से 24 माह तक, ऑप्शन सी 7 वर्ष की अवधि, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 18 से 24 माह। ठीक, ब्रूनर ने जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया उनके अनुसार इन्होंने 3 स्टेज बताई। पहला क्रियात्मक अवस्था, दूसरा प्रतिबिंबात्मक अवस्था जिसे हम दृश्य प्रतिमा भी बोलते हैं, तीसरा संकेतात्मक अवस्था। तो पहला क्रियात्मक अवस्था या सक्रियता अवस्था
यह जन्म से 18 माह तक होती है। प्रतिबिंबात्मक अवस्था, जिसे हम दृश्य प्रतिमा भी बोलते हैं, वह होती है 18 से 24 माह तक। संकेतात्मक अवस्था जो होती है हमारी 7 वर्ष की अवधि होती है। तो दोस्तों आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज्ञा पालन की अंधभक्ति पियाजे के किस नैतिक स्तर से संबंध है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन पियाजे से फिर आया, तो पियाजे हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए नैतिक समानता, ऑप्शन बी नैतिक सापेक्षता, ऑप्शन सी नैतिक यथार्थता, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है नैतिक यथार्थता। ठीक, पियाजे की नैतिक यथार्थता के स्तर पर यथावत आज्ञा पालन को अच्छा माना जाता है। आज्ञा पालन जो होता है वो अच्छा माना जाता है, अर्थात इस स्तर का संबंध नैतिक बाध्यता या आज्ञा पालन की अंधभक्ति से है। आज्ञा पालन जब होगा तो उसे अच्छा माना जाएगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक क्षेत्र का जटिलतम स्तर। ऑप्शन ए ज्ञान, ऑप्शन बी अवबोधन, ऑप्शन सी संश्लेषण, ऑप्शन डी मूल्यांकन। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि है क्या, मूल्यांकन। मूल्यांकन इसका करेक्ट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छे शिक्षक की विशेषता है। ऑप्शन ए लोकतांत्रिक, ऑप्शन बी सहानुभूति पूर्ण, ऑप्शन सी मार्गदर्शक, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों आप लोग बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिप्रेरण, जिसको हम इंग्लिश में मोटिवेशन बोलते हैं। अभिप्रेरण का दोहरा कारक सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन ए मैस्लो, ऑप्शन बी हर्जबर्ग, ऑप्शन सी ब्रूम, ऑप्शन डी स्किनर। तो दोस्तों आप लोग बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है हर्जबर्ग। मोटिवेशन का दोहरा कारक सिद्धांत हर्जबर्ग ने दिया था, जबकि विक्टर एच ब्रूम ने अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत दिया था। मैस्लो जो हैं उन्होंने अभिप्रेरण की आवश्यकताओं का पदानुक्रम का सिद्धांत दिया था, और स्किनर जो हैं अभिप्रेरण का सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत इन्होंने दिया था। किसने दिया था? स्किनर ने अभिप्रेरण का सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत। तो दोस्तों आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सूक्ष्म शिक्षण की सूक्ष्म शिक्षण, जिसको हम माइक्रो टीचिंग बोलते हैं। सूक्ष्म शिक्षण चक्र की कुल अवधि होनी चाहिए। ऑप्शन ए 30 मिनट, ऑप्शन बी 45 मिनट, ऑप्शन सी 50 मिनट, ऑप्शन डी 60 मिनट। तो दोस्तों इसका हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा 45 मिनट। लेकिन इसको जो है स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के अनुसार जो होता है माइक्रो टीचिंग, जिसे हम सूक्ष्म शिक्षण बोलते हैं, इसकी कुल समय सीमा जो होती है 45 मिनट होती है। बल्कि एनसीईआरटी ने जो यह समय सीमा मानी उन्होंने 36 मिनट मानी। तो स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के अनुसार कितना होगा? 45 मिनट, जबकि एनसीईआरटी के अनुसार इसकी टोटल जो टाइम होती है उसकी 36 मिनट होती है माइक्रो टीचिंग की। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विलंब विकास से संबंधित है। ऑप्शन ए भाषा, ऑप्शन बी समाजीकरण, ऑप्शन सी नैतिकता, ऑप्शन डी संज्ञानात्मकता। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, समाजीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सांस्कृतिक मूल्य है दान सेवा, ऑप्शन सी नृत्य, ऑप्शन डी सहायता परक व्यवहार। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आप लोग बताएं? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नृत्य,
जो कि सांस्कृतिक मूल्य है। और दोस्तों जो होता है मूल्य जो होता है, सांस्कृतिक मूल्य क्या होते हैं? सांस्कृतिक मूल्य और भी होते हैं जिसको आप नोट कर लीजिए। पहला होता है नृत्य, जिसे हम डांस बोलते हैं। परंपरा, लोक कला जो होती है, रीति रिवाज हमारे जो होते हैं, धार्मिक क्रियाएं, गायन सांस्कृतिक मूल्य हैं। ठीक है। और जो हमारा सामाजिक के अंतर्गत आता है, क्या क्या आता है? दान, सेवा, सहायता परक व्यवहार। हम यदि किसी की सहायता करते हैं, दान देते हैं या किसी की सेवा सत्कार जो करते हैं, वो सामाजिक मूल्य में आता है। जबकि सांस्कृतिक मूल्य में क्या आता है हमारा? नृत्य, परंपरा, लोक कला, रीति रिवाज, धार्मिक क्रियाएं, गायन जो होता है, ये हमारा सांस्कृतिक में आता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्वतः शोध विधि से संबंधित है। ऑप्शन ए पश्च अन्वेषण, ऑप्शन बी साधन साध्य विश्लेषण, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सुजननकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? ऑप्शन ए क्रो और क्रो, ऑप्शन बी गाल्टन, ऑप्शन सी रॉस, ऑप्शन डी वुडवर्थ। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है गाल्टन। 1883 में सुजननकी शब्द का प्रयोग पहली बार फ्रांसिस गाल्टन ने किया। उन्हें जो है सुजननकी का पिता भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? गाल्टन को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। संवेगात्मक बुद्धि से संबंध व्यूह रचना का उल्लेख किसने किया? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेगात्मक बुद्धि से संबंध व्यूह रचना का उल्लेख किसने किया? ऑप्शन ए गोलमैन, ऑप्शन बी मार्जियाह पेंजू, ऑप्शन सी पेंट्राइडस, ऑप्शन डी सलोवी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि करेक्ट आंसर होगा। मार्जिया पेंजू जो थे, इन्होंने संवेगात्मक बुद्धि, इमोशनल जो इंटेलिजेंस होता है, इसके 7 व्यूह रचनाओं का उल्लेख किया, जिसको हम संक्षिप्त में एलिवेट बोलते हैं। एलिवेट, तो इसका एक एक वर्ड का मतलब जान लीजिए। एलिवेट में ELEVATE होता है। तो ई से पहले वाले ई से क्या क्या होगा? ई फॉर एनवायरनमेंट फॉर लर्निंग। ई से एनवायरनमेंट फॉर लर्निंग, जिसको बोलते हैं सीखने के लिए वातावरण। एल से लैंग्वेज ऑफ इमोशंस, संवेगों की भाषा। ई से एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिलेशनशिप, संबंध की स्थापना। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है? संबंध की स्थापना। वी से वैलिडेटिंग फीलिंग्स, भावनाओं का वैधकरण। ए से एक्टिवेट या एक्टिव इंगेजमेंट्स, सक्रिय प्रतिभाग आप करेंगे तभी किसी चीज़ों को सीख पाएंगे। टी से थिंकिंग स्किल, चिंतन जो हमारे कौशल होते हैं। ई से एम्पावर थ्रू फीडबैक, जो हम फीडबैक देते हैं प्रतिपुष्टि के माध्यम से सशक्तिकरण। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है, कार सीख रहा है, यह उदाहरण होगा। यह उदाहरण होगा। यह क्वेश्चन दोस्तों कल भी पूछा गया था। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ऑप्शन ए क्षैतिज अधिगम अंतरण का, ऑप्शन बी ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का, ऑप्शन बी डी पार्श्विक अधिगम अंतरण का, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। ऊर्ध्व अधिगम अंतरण जो होता है, पहले से जो हम ज्ञान अर्जित करते हैं उसकी
सहायता से समान प्रकार की समस्याओं को निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर हल करने की जो क्षमता होती है उसे हम ऊर्ध्व अधिगम क्षमता बोलते हैं। अतः एक बालक जो होता है साइकिल चलाना जानता है, कार चलाना सीख रहा है, अतः ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का उदाहरण होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉक्टर एस जलोटा द्वारा प्रतिपादित एक साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण किस आयु के बालकों पर उपयुक्त है? ऑप्शन ए 6 से 10 वर्ष, ऑप्शन बी 10 से 20 वर्ष, ऑप्शन सी 12 से 16 वर्ष, ऑप्शन डी 16 से 20 वर्ष। तो दोस्तों आप लोग बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, 12 से 16 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषय वस्तु की पुनरावृत्ति से और क्या होता है? ऑप्शन ए विस्मृति तीव्र हो जाती है, ऑप्शन बी विस्मृति कम हो जाती है, ऑप्शन सी विस्मृति स्थिर हो जाती है, ऑप्शन डी विस्मृति समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों आप लोग बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 24 का जो हमारा होगा ऑप्शन नंबर करेक्ट हमारा क्या होगा? 24 का हमारा होगा बी, विस्मृति जो होती है कम हो जाती है। विषय वस्तु की जब हम पुनरावृत्ति करते हैं तो हमारी विस्मृति क्या हो जाती है? कम हो जाती है। आइए जान लेते हैं विस्मृति क्या होती है। विस्मृति जो होती है, हम क्रिया जो हम अपने माइंड में जो चीज़ें याद करते हैं, विस्मृति एक मानसिक प्रक्रिया है या क्या है? मेंटल प्रोसेस है। लर्निंग जो हम सोचते हैं वो क्या है? एक मेंटल प्रोसेस है जिसमें व्यक्ति कुछ बातों को भूल जाता है, परंतु जब उन्हीं बातों को पुनः उसके सामने दोहराया जाता है या पुनरावृत्ति होती रहे तो वह उसे याद रखता है। इस प्रकार विषय वस्तु की पुनरावृत्ति से धारण करने की क्षमता को बढ़ाया जा सकता है, विस्मृति को कम किया जा सकता है। मतलब किसी चीज़ को आप जैसे 1 महीने पहले पढ़ रहे हैं, फिर आपको बीच में आप उसका रिवीजन नहीं करेंगे तो आप उसे भूल जाएंगे। बट आप उसी चीज़ को 1 महीने पहले पढ़े हैं, बस 15 दिन बाद उसे रिपीट कर लेते हैं, फिर 5 दिन बाद कर लेते हैं, फिर 10 दिन बाद कर लेते हैं, तो आपको चीज़ें माइंड में कहीं न कहीं लर्न हो जाती हैं। तो जिसे हम क्या बोलते हैं? स्मृति बोलते हैं। इससे हमारी नॉलेज प्रक्रिया बढ़ती है। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सिद्धांत वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित है? ऑप्शन ए पुनरावृत्ति का सिद्धांत, ऑप्शन बी चक्राकार प्रगति का सिद्धांत, ऑप्शन सी अभ्यास का नियम, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चक्राकार का जो सिद्धांत है वो वृद्धि और विकास से संबंधित है। स्किनर ने विकास को एक क्रमिक और मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया माना, बल्कि मुनरो जो थे वो वृद्धि को शारीरिक अभिवृद्धि माना है। वृद्धि तथा विकास के सिद्धांतों को कुछ निश्चित सिद्धांत का पालन करते हैं, जिनमें से कुछ सिद्धांत निम्नलिखित हैं। पहला सिद्धांत है निरंतरता का सिद्धांत, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। पहला निरंतरता का सिद्धांत, दूसरा समन्वय का सिद्धांत, तीसरा परिमार्जिकता का सिद्धांत, चौथा चक्राकार प्रगति का सिद्धांत, पांचवा जो होता है व्यक्तित्व का सिद्धांत, पांचवा व्यक्तित्व का सिद्धांत। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वह आनुवंशिक विकार जिसमें शिशु एक अतिरिक्त क्रोमोसोम आ जाता है वह क्या होता है? ऑप्शन ए डाउन सिंड्रोम, ऑप्शन बी क्लीनफेल्टर सिंड्रोम, ऑप्शन सी टर्नर सिंड्रोम, ऑप्शन डी विल्सन सिंड्रोम। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए डाउन सिंड्रोम। अब डाउन सिंड्रोम क्या होता है? डाउन सिंड्रोम जो होता है यह एक आनुवांशिक विकार है, हेरिडिटरी जो होता है यह एक विकार होता है जो शरीर में अतिरिक्त क्रोमोसोम का जोड़ा बन जाने से होती है। इस प्रकार से पीड़ित शिशु में एक अतिरिक्त क्रोमोसोम जो कि माता से आता है 21वें क्रोमोसोम में
जोड़े से अलग ना होकर होने के कारण इसमें आ जाता है। इसके फलस्वरूप जो होते हैं 36 क्रोमोसोम होने चाहिए, जबकि इसमें टोटल क्रोमोसोम एक बढ़ जाता है तो टोटल 46 से 47 हो जाते हैं। टोटल संख्या बढ़कर कितनी होती है? 47, जो कि होनी कितनी चाहिए? अगर यह बीमारी नहीं रहती, अनुवांशिक विकार या नहीं रहता तो कितना होता? टोटल 46 होते। तो दोस्तों आइए करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। डाल्टन विधि के प्रतिपादक हैं। ऑप्शन ए गाल्टन, ऑप्शन ए गाल्टन, ऑप्शन बी HP हर्स्ट, ऑप्शन सी अरस्तु, ऑप्शन डी प्लेटो। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी HP हर्स्ट, इसका करेक्ट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अवधान किसी मानसिक क्रिया की एकाग्रता या कथन किसका है? अवधान के बारे में जो हमारा पिछले भी सेट में क्वेश्चन आया था। तो अवधान का मतलब होता है व्यवधान। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रखिए और इसको ध्यान दीजिए। तो आइए हम इसको देखते हैं कैसे इसका आंसर करेक्ट क्या होगा। ऑप्शन ए मैटलिन, ऑप्शन बी दुम विलय, ऑप्शन सी रास, ऑप्शन डी मैकडूगल। तो दोस्तों आप लोग बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए मैटलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रायड के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का संप्रत्यय नहीं है। ऑप्शन ए चेतन, अर्धचेतन, अचेतन, ऑप्शन बी इदम, अहम, पराहम, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं इसका करेक्ट आंसर होगा। व्यक्तित्व के प्रथम व्यवस्थित सिद्धांत का श्रेय जो जाता है सिगमंड फ्रायड को जाता है। इन्होंने अपने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में दो मुख्य बातें बताई। संप्रत्यय क्या है? पहला चेतन, अर्धचेतन, अचेतन, दूसरा अदम, इदम, अहम, पराहम को माना। अतः प्रश्न का उत्तर डी हमारा क्या होगा? सही होगा। इसमें नहीं पूछा, जो कि क्या है ये नहीं, हमारा डी वाला जो है करेक्ट होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि यह लास्ट क्वेश्चन है। सांख्यिकी में प्रत्ययों को दर्शाने के लिए रेखाचित्र विधि है। ऑप्शन ए वृत्त चित्र, ऑप्शन बी आवृत्ति बहुभुज, ऑप्शन सी संचयी आवृत्ति वक्र, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों मैंने वैज्ञानिक अध्ययन में बहुत हद तक संख्यात्मक होने के कारण मनोविज्ञान ने संकलित आंकिक प्रदत्तों का विश्लेषण की आवश्यकता है। जबकि प्रदत्तों में रेखाचित्र की सहायता से जो दर्शाए जाते प्रमुख विधियां निम्नवत हैं। पहला दंड आरेख, दूसरा वृत्त चित्र, तीसरा दंडाकृति, चौथा आवृत्ति बहुभुज, पांचवा आवृत्ति वक्र, संचयी आवृत्ति आदि। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन था। इसी प्रकार ऐसे ही क्वेश्चंस तथा प्रैक्टिस सेट के लिए बने रहने के लिए हमारे साथ बने रहें। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। आगे हम इसको विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।